हीरानगर नाम के गांव में निधि अपने माता पिता और एक भाई के साथ रहती थी। निधि के माता पिता का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए गांव के सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे। उन लोगों के पास कुछ जमीन थी, जिसमें निधि का भाई किशन बहुत मेहनत करता था। लेकिन किशन बहुत ही घमंडी लड़का था। उसे अपने ऊपर बहुत अहंकार था। वो घर में अकेला ही कमाता था, इसलिए उसको कोई कुछ कहता भी नहीं था। निधि अपने माँ बाप की बहुत सेवा किया करती थी और घर के सारे काम भी वही किया करती थी। इसी तरह एक दिन निधि की माँ अपनी कुछ सहेलियों से बातें कर रही थी। तभी एक औरत ने कहा, अरे कावेरी बहन, कितने दिनों तक अपनी बेटी को घर में कुंवारी बिठा कर रखोगी? उसका ब्याह नहीं करवाना है क्या? नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। चाहती तो मैं भी हूँ कि बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, मैं कर दूंगी बिटिया की शादी। हाँ बहन, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे कब काम आएंगे। हम तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढेंगे। धन्यवाद बहन, तुम हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। ऐसा कहने के बाद कावेरी मन ही मन सोचती है, मेरे गांव के लोग कितने अच्छे हैं। मेरी आधी चिंता तो इन्होंने यूं ही मिटा दी। फिर कावेरी घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद अपने पति से कहती है, ए जी, सुनते हैं, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भाग्यवान, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी बेटी के हाथ पीले करवा दूं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है भाग्यवान। कुछ दिनों बाद निधि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आता है। गांव की ठकुराइन ये बात बताने के लिए कावेरी के घर आती है। कावेरी, तेरी बेटी के लिए गांव वालों ने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? ये तो बहुत अच्छी बात है ठकुराइन जी, अगर आप रिश्ता लेकर आई हैं तो जरूर रिश्ता बहुत अच्छा होगा। अगले दिन लड़के वाले निधि को देखने आते हैं। एक ही नजर में लड़के वालों को निधि बहुत पसंद आती है। कुछ ही महीनों में कावेरी और उसका पति मिलकर अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद निधि अपने ससुराल चली जाती है। उसका स्वभाव देखकर ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। धीरे धीरे निधि ने अपना परिवार संभाल लिया और खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। एक दिन सड़क दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। निधि को मनहूस बताकर उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया। तब से निधि अपने मायके में रहने लगी। कुछ दिनों तक तो उसके भाई किशन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन निधि का उस घर में रहना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन किशन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये निधि इस घर में कितने दिन रहने वाली है? उसका यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? इस घर पर जितना तेरा हक है उतना ही उसका भी है। अच्छा जी, हमने उसकी शादी करवा कर ससुराल भेज दिया था। ससुराल में अपने पति को खा गई और फिर यहाँ पर मुझे बर्बाद करने आई है। घर में इस तरह बहस सुनकर निधि वहाँ आती है और कहती है, माँ, भैया, भगवान के लिए आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अगर मेरी वजह से भैया को तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वही सही रहेगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी निधि की माँ कावेरी कहती है, निधि, तुम्हारी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जिसको तकलीफ हो रही है वो इस घर को छोड़कर जा सकता है। माँ, इस घर पर पूरे तरीके से मेरा हक है। अगर इस घर को कोई छोड़कर जाएगा तो वो आप लोग हैं। किशन ऐसा कहकर अपने माँ बाप और बहन को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और एक मंजू नाम की लड़की से शादी कर लेता है। मंजू किशन की तरह ही बहुत अहंकारी थी। वो हर चीज में अपने पति का साथ दिया करती थी। यहाँ तक कि उसने किशन से शादी भी उसके पैसों के कारण की थी। घर से निकाले जाने के बाद निधि अपने माता पिता को लेकर कुछ दिनों तक ठकुराइन जी के यहाँ रहती है और फिर कुछ दिनों बाद अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और उसी में अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। माता पिता की देखभाल करने के लिए निधि लोगों के खेत में मजदूरी का काम करने लगी। एक दिन, निधि बेटा, तू हमारे लिए कितना करेगी? हमारा बेटा जिसने हमें ठुकरा दिया, लेकिन हमारी बेटी जो हमें अपना सब कुछ मानती है।
माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों की सेवा करके बहुत आनंद मिलता है। बेटी, हमारे भाग्य अच्छे थे जो हमें तुम्हारे जैसी बेटी मिली, वरना ना जाने हमारा क्या होता। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और निधि अपने माता पिता की सेवा जारी रखती है। एक दिन कावेरी अपने पति से कहती है, ए जी, हमारी निधि सोना है सोना, कितना भी घिस जाए खरा का खरा रहती है। तुम सच कह रही हो कावेरी। पहले हम समझते थे कि हमारा बेटा किशन हमारे घर का दीपक है और वो हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन जिसको घर का दीपक समझा था वही कलंक बन गया, और जिस लड़की को हमने कुछ नहीं समझा था आज वही हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। इस तरह माता पिता की नजरों में निधि की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। गांव वाले भी निधि को बहुत प्यार करने लगे थे, क्योंकि सब देख रहे थे कि किस तरह किशन ने सबको घर से निकाल दिया। उसके बाद भी निधि अपने माता पिता की ढाल बनकर खड़ी थी। एक दिन अचानक से निधि के पिता की तबीयत खराब हो गई। वो बहुत बीमार हो गए। निधि ने ठकुराइन से कर्जा लेकर अपने पिता का इलाज करवाया, लेकिन वो बच ना सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। निधि को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि ये खबर उसे अपने भाई को देनी चाहिए। वो रोती हुई अपने भाई के पास गई और बोली, भैया, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। पिताजी का देहांत हो गया है, चलकर उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। कहते हैं पिता का अंतिम संस्कार उसका बेटा ही करता है। मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार उस दिन ही कर दिया था जिस दिन वो अपनी विधवा बेटी को घर उठा कर ले आए थे। जा सकती हो तुम यहाँ से। छी भैया, आप अहंकारी हैं, ये तो मुझे पता था, लेकिन आप इतने नीच हैं, ये मुझे नहीं पता था। ऐसा कहकर निधि वहाँ से चली जाती है और गांव वालों की मदद से अपने पिता का अंतिम संस्कार खुद ही कर देती है। निधि ने अपने पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था, जो कि अकेले चुका पाना उसके बस में नहीं था। एक दिन बगीचे में बैठकर निधि इसी बारे में सोच रही थी। गांव वालों से मैंने कितना कर्जा ले रखा है। गांव वाले अच्छे हैं, इसलिए मुझे टोकते नहीं हैं, लेकिन मुझे उनके पैसे वापस तो करने ही होंगे। पर मैं क्या करूं? ऐसे छोटे मोटे मजदूरी करके हमारा गुजारा ही इतनी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं इतना सारा कर्जा कैसे उतार पाऊंगी? ये सब सोच सोच कर निधि बहुत परेशान हो रही थी। तभी निधि को एक आवाज आती है, वाकई में तुम्हारी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। कौन बोला? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बातों का जवाब दिया, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। लगता है टेंशन के मारे मेरे कान बज रहे हैं। नहीं निधि, तुम्हारे कान बिल्कुल भी नहीं बज रहे, मैं सच में बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो आप? निधि, मैं अनार का पेड़ बोल रहा हूँ, अपने पीछे देखो। निधि पीछे देखती है तो उसे सच में अनार का पेड़ दिखाई देता है। तुम बोल कैसे सकते हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिता की आत्मा मेरे अंदर समा गई है, वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वो पेड़ वहाँ पर सोने और चांदी के 2 झुमके प्रकट करता है और कहता है, इन झुमकों को तुम अपने साथ घर ले जाओ। सोने का झुमका तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा, तुम जो कुछ भी उससे मांगोगी वो तुम्हें देगा, और चांदी का झुमका सोने के झुमके की रक्षा करेगा। निधि दोनों झुमके पाकर बहुत खुश होती है और उन्हें लेकर अपने घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। मरने के बाद भी तेरे पिताजी हमारे बारे में सोच रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हो खुश हो। अब निधि जादुई सोने के झुमके से ढेर सारा पैसा मांगती है और सभी का कर्जा चुका देती है और अपनी जरूरतों की चीजें पाकर खुशी से रहने लगती है। धीरे धीरे वो अपना बड़ा सा घर बना लेती है और अपनी माँ के साथ शानो शौकत से रहने लगती है। लेकिन उसके भैया भाभी को ये बात कहाँ हजम होनी थी। जैसे ही उनको पता चला कि निधि के पास जादुई झुमके हैं, तो वो उन्हें चुराने के लिए आ गए। लेकिन कहते हैं ना, आधा सच जानना कभी कभी बहुत मुश्किल खड़ा कर देता है। इसी तरह जब उन्होंने सोने का झुमका चुराना चाहा, तो चांदी के झुमके ने किशन और उसकी पत्नी को कुत्ता और बिल्ली बना दिया। कुत्ता और बिल्ली बनने के बाद अब वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। वो कुत्ता और बिल्ली बनकर पूरे गांव में भटकने लगते हैं और कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता। और दूसरी तरफ निधि अपनी माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।